अब देखो क्या बोलिए यार। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है बोलते हैं, इन मोस्ट systems the initial growth is slow lag phase and it increases rapidly thereafter। अब देखो इसमें क्या होगा कि शुरुआत में क्या होगा, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो स्लो ग्रोथ है। बाद में डायरेक्ट 10 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़ से 40, मारा ना बात तुम्हारे। तो ऐसा तो ये बाद में बहुत फास्ट रहेगी, शुरुआत में बहुत कम रहेगी। अब 2 से 4 बनना बोले तो बहुत बड़ी ग्रोथ होती है नहीं, लेकिन 1 लाख से डायरेक्ट 2 लाख सेल बन जाना बहुत बड़ी ग्रोथ। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा है। अरिथमेटिक में ऐसा नहीं होगा। अरिथमेटिक में अगर तुम्हारा 10 अरब भी सेल लेंगे ना, तो 10 अरब के बाद में एक ही सेल बढ़ने वाला है कॉन्स्टेंटली। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर 100 सेल होगा तो 100 का डायरेक्ट 200 हो जाएगा। 10 लाख होगा डायरेक्ट 20 लाख, 20 लाख होगा डायरेक्ट 40 लाख, ऐसा। तो शुरुआत में ग्रोथ स्लो है, बाद में बहुत फास्ट। एंड इंक्रीजेस रैपिडली देयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ने को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ का बढ़ना। क्या कहेंगे इसको, एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ का बढ़ना। इसको बोलते हैं लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल समझ में आ रहा है बोलते थे, बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का सिंपल मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। चलो, एक्सपोनेंशियल रेट और लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बोलो समझ में आ रहा है तुम्हारी। ये जो बहुत स्पीड से ग्रोथ हुई उस फेज को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज। अब यही टर्म तुम्हारे बायोटेक में भी पढ़ने मिलेगी, इसलिए यहाँ पर समझ लेंगे। तुम्हारे भी ऐसा नहीं है, जब बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल। और कम ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं उसको, लैग फेज, यानी लैग हो रहा भाई। अब बोलते हैं ना लैगिंग हो रही कर गया ना, लैग हो रहा, इसका मतलब अटक रहा है ना, थोड़ा हो रहा, बहुत कम आ रही इसका मतलब। तो वैसा, तो लैग बोले तो स्लो ग्रोथ और लॉग बोले तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल रेट में। हियर both the progeny cells following mitotic cell division। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लैग फेज में भी लॉग फेज में भी क्या हो रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन ही हो रहा है। मियोसिस के बारे में बात नहीं करे वो, इसके बारे में माइटोसिस के बारे में, हाँ ऊपर ही माइटोसिस हुआ था, है ना। माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड। यहाँ पर जो दोनों के दोनों सेल है, जैसे जिसने डिवाइड करे, देखो डिवाइड करने के बाद क्या बना, अपन ने बोल दिया यहाँ पर जो सेल है वो भी क्या है, माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। सिंपल बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो दोनों सेल है, ये सेल है एक अपना, ये एक सेल था, इससे कितने बने बोलो, माइटोसिस में क्या हो, इससे 2 सेल बनते। अब ये दोनों के दोनों एक्चुअल में डिवाइडिंग है, दोनों के दोनों क्या है बोलो, डिवाइडिंग है। यानी ये वाला सेल भी डिवाइडिंग है तुम्हारा, और ये वाला सेल भी डिवाइडिंग है। इससे भी और डबल सेल बनेंगे 2 सेल से। मतलब उसकी बात कर रही है। हाँ, इन दोनों बने तो बिल्कुल, इन दोनों, तो ये दोनों के दोनों डिवाइडिंग है, इनसे और 2 सेल बनेंगे, ऐसा बनेगा। समझ रहे बात। चलो, तो बोला लाइन उसमें क्या बोला, देखो बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक, यानी जो माइटोसिस कर रहे हैं उसके जो दोनों सेल बने ना माइटोसिस से, एक सेल से 2 सेल, तो वो दोनों के दोनों सेल में क्या है, डिवाइडिंग की कैपेसिटी है। इसलिए तो फिर क्या कर रहे हो, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर रहे हैं ना। However, with limited nutrient supply, the growth shows down leading to a stationary phase। लेकिन क्या होता बोलते हैं, नेचर में क्या लिमिटेड ग्रोथ, देखो जो सप्लाई है, हाउएवर विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, क्योंकि सप्लाई न्यूट्रिएंट जो है, खाना पानी ऐसा है क्या अनलिमिटेड है क्या। शुरुआत में तुमने बैक्टीरिया लिए,
एक प्लेट ली, उसमें बैक्टीरिया डाल दी, उसमें न्यूट्रिएंट डाल दी। जैसे मान लो ये प्लेट अपनी चौकुट प्लेट ले लिया पूरे ना, पैट्री डिश बोलते हैं जिसको बोल, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसमें क्या करे, खाना डाल लिया तुमने, खाने के बाद में यहाँ बैक्टीरिया ग्रो करे। शुरुआत में क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, देखो ऐसे। लेकिन ये देखो ये ग्रोथ होगी स्पीड से, बहुत स्पीड से, ठीक है। समझ में आ रही ग्रोथ कैसी हो रही तो। लेकिन मसला कहाँ पर अटक जाएंगे आप, थोड़ी देर के बाद में खाना पानी पूरा खत्म, ग्रोथ करके वो खाना खा लेंगे ना पूरा, अब खाना खत्म हो गया तो अब ग्रोथ होगी नहीं। तो ग्रोथ पहले इनिशियली बहुत ज़्यादा हुई, देखो इनिशियली थोड़ी कम था, फिर धीरे धीरे बहुत बढ़ गया एकदम से, फिर बाद में 0, फिर कांस्टेंट हो ग्रोथ। तो क्या बोलेंगे हम, हाँ स्टेशनरी फेज, आगे रुक जाएंगे यहाँ पर फिर, है ना। तो ग्रोथ शोज डाउन लीडिंग टू द स्टेशनरी फेज, बाद में क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएंगे, इसको बोलेंगे बोले स्टेशनरी फेज, यानी टाइम बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। तो कुछ ऐसा करवा रहा, देखो ऐसा। शुरुआत में क्या हो रहा है, शुरुआत में एकदम कम है, जैसे 1 से 2, 2 से 4 सेल बने, ये ठीक है, 1 से 2, फिर धीरे धीरे एकदम बढ़ के डायरेक्ट 100 से 200, 1000 से 2000, है ना, 10,000 से 20,000, एकदम बहुत स्पीड से ग्रोथ बढ़ गई। फिर बाद में जब खाना पानी पूरा ख़त्म हो गया तो ग्रोथ 0 हो गई। क्या करेगा, 3 फेज है, 3 है। सबसे पहली छोटी सी लाइन ऐसे भी नहीं, इसको ऐसा बनाओ, ऐसी लाइन, कम ग्रोथ, ये क्या दिखा रही है, कम ग्रोथ। फिर उसके बाद में ये फेज, ये ग्रीन वाला, ये क्या दिखा रहा, एक्सपोनेंशियल, एकदम स्पीड से ग्रोथ बढ़ गई, जल्दी बहुत सारे सेल बढ़ रहे। फिर जब पूरा खाना पानी खत्म हो गया उसके बाद में स्टेशनरी। देखो ये एस शेप कुछ बनते दिख रहा है तुम्हारी, क्या बन रहा है बोलो, एस शेप बनते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इसी को बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मॉइड कर्व। ऐसा कर्व और कहीं देखे थे क्या, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मॉइड कर्व। तो शुरुआत में थोड़ा, उसके बाद में एकदम एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ गई ग्रोथ। उसके बाद में जब रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गया, उसके बाद में ग्रोथ एंड हो गई, ठीक है ना। देखो अब देखो टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आगे यहाँ से देखो तुम गौर से, टाइम आगे जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो रहे, लेकिन ग्रोथ बढ़ रही है ऊपर, देखो हाँ रुक गई, क्योंकि सेल डिवाइड ही नहीं कर रहे ना, न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गया, सेल डिवाइड कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो अब ऊपर जा रहा है क्या ग्राफ, यहाँ से ऊपर देखो, यहाँ से ऊपर जा रहा है, अपना ग्राफ नहीं आ रहा, वो ऐसा ऐसा बस ऐसा, इतनी उतनी रहेगी, है ना, बस टाइम बढ़ते जा रहा है ऐसा आगे, ये ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ। हाँ तो बोलो क्या बनेगा, बोलते फिर तुम्हारे को, इफ़ यू प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट अ टिपिकल सिग्मॉइड कर्व। कैसा मिलेगा, सिग्मॉइड कर्व। A sigmoid curve. A sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in a natural environment. तो ये हकीकी इन्वायरमेंट में ऐसा होता है, नेचर में, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो ग्रोथ होती है ना, वो कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर शुरुआत में धीरे धीरे ग्रो करते, बाद में एकदम स्पीड से ग्रो करेंगे, बाद में फिर आके ग्रोथ रुक जाएगी ऐसा। या फिर तुम कोई नेचुरल सेल प्लेट पैट्री डिश ले लिया वगैरह, ऐसा कुछ ग्रो करा रहे किसी चीज़ को, बैक्टीरिया को, वायरस को, इनको, तो उसमें भी शुरुआत में ऐसी ग्रोथ है, शुरुआत में बहुत कम, फिर एकदम से ग्रोथ बढ़ेंगी जैसे रिसोर्सेज खत्म हो गए सारा एंड। तो ये एक्चुअल में ग्रोथ होती है, बोलते क्या में, नेचुरल इन्वायरमेंट में। तुमको याद रखना कौन सी लाइन, अगर वो पूछेगा क्या सिग्मॉइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक, हाँ ब्लैंक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। रियली इंपॉर्टेंट है सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर जिंदा ऑर्गेनिज्म है कोई भी तो वो इस तरीके से ग्रोथ करता है। अपना ब्रीथिंग में भी यही था ना सिग्मॉइड कर्व। इट इज़ टिपिकल फॉर ऑल सेल, ये आमतौर पर सबके लिए बोलते हैं, ऐसी ग्रोथ सबके लिए होती है, ठीक है ना, सिग्मॉइड को सबके लिए, हाँ सब सेल्स के लिए, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, यानी हर तरीके के सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, प्लांट
क्योंकि अपन स्पेशली प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। तो ये प्लांट के सारे सेल ऐसे ही ग्रोथ करते हैं, शुरुआत में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, शुरुआत में थोड़े थोड़े, फिर एकदम से ग्रोथ बढ़ जाएंगी, लॉग फेज, उसके बाद में स्टेशनरी फेज, बस ग्रोथ रुक जाएंगी, फिर कोई भी डिस्टर्ब नहीं। ठीक है। मेरे को पत्ता है, पत्ता क्या होगा, पहले छोटे सेल रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा सेल हो जाएंगे तो जल्दी बढ़ जाएंगे, फिर बाद में एक मरतबा बढ़ गया तो क्या होगा, रुक जाएगा, है ना, अनलिमिटेड नहीं बढ़ेगा। बस मेरिस्टम जो है ना वो अनलिमिटेड बढ़ते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि मेरिस्टम की जो ग्रोथ है वो कैसी रह सकती है, एरिथमेटिक हो सकती है ना। एक सेल से 2 सेल बने, जिसमें से एक सेल मैच्योर हो गया, एक बच गया, क्योंकि अगर पूरे के पूरे मैच्योर हो जाएंगे फिर तो मेरिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मान सकते हैं। बोले यहाँ पर जो बोला था ना उसने अपने को, एरिथमेटिक सेल में क्या होता है, जब माइटोसिस होती है उस दौरान क्या होता है, हाँ, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू ग्रो व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर्स। एग्जांपल क्या देते अपने को, एग्जांपल ये था ना इसमें देखो, द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन फॉर एरिथमेटिक ग्रोथ इज एक्सेम्प्लीफाइड बाय रूट इलोंगेशन है, रूट का इलोंगेशन। अब रूट का इलोंगेशन वो तो कौन करता है इलोंगेशन, बोलो, मेरिस्टम ही करता। तो मेरिस्टम का जो है, मेरिस्टम इस तरीके से डिवाइड करता एरिथमेटिक, लेकिन इसके अलावा जो भी ऑर्गन है वो कैसे डिवाइड करेंगे, ज्योमेट्रिक। ठीक है। देखो मैंने बोला कि मेरिस्टम में क्या होता है कि एक सेल से 2 सेल बने, ठीक है। अब वो दोनों के दोनों अगर मैच्योर हो जाएंगे तो फिर तो मेरिस्टम का सेल ही खत्म हो गया। हाँ, तो इसलिए उसमें से एक सेल मैच्योर होता है, एक सेल जैसे का वैसा डिवाइडिंग बनता है। यहाँ पे पढ़े अपन। तो याद रखना है कि अभी एरिथमेटिक ग्रोथ किसका एग्जांपल है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ का, है ना। एग्जांपल ये था कि एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या एग्जांपल दिया उसने, रूट का इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट बोलेंगे तो बोलेंगे अपन क्या, ये वाली एरिथमेटिक, ठीक है, कांस्टेंट रेट बोला। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में क्या बोला था कि सारे नेचुरल सेल्स इसी तरीके से डिवाइड करें, ठीक है। हाँ, ज्योमेट्रिक तरीके से। सिग्मोइड कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये लाइन याद रखना है। उसके बाद में इट इज़ टिपिकली ऑल सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, इट इज़ टिपिकल फॉर, यानी जो ज्योमेट्रिक होता है सबके लिए आम है, बोलते सब इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एरिथमेटिक सबके लिए आम नहीं है, वो सिर्फ मेरिस्टेमेटिक रीजन के लिए, सबके लिए आम नहीं है, लेकिन ये सबके लिए आम है। इट इज़, हाँ, कैन यू थिंक ऑफ मोर सिमिलर एग्जाम्पल्स, क्या तुम इसके बारे में और कोई सिमिलर, अभी मैंने इससे लीफ एग्जाम्पल लिया तुम्हारे को, है ना, तुम और कोई एग्जांपल दे सकते हैं इस रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे फ्रूट का दे सकते हैं, फ्रूट पहले छोटा था फिर धीरे बढ़ेगा, फिर एक साइज हो जाएंगे मैक्सिमम, उसके बाद में रुक जाएगा, ऐसा, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटी, व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट, कोणता एक्सपेक्ट कर सकते तो वही सिगमेंट कर ही जाएगा ना, जवाब वही देते ना इसका अपने को, सिगमोइड कर्व, ऐसा करो, ठीक है। किस तरीके से बोले, सीजनल एक्टिविटी बोले तो क्या हो रहा है, सीजनल एक्टिविटीज मतलब जो सीजन में फ्लावर देते ना, सीजन में फ्लावर देते ना, जब जो सीजन आएगा तो फ्लावर देंगे, वो बाद में सीजन चले जाएंगे तो फ्लावर देना बंद कर देंगे, इस तरीके से फ्रूट भी देंगे। चलो, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अपन ये इक्वेशन से दिखाते, किससे, देखो इक्वेशन है, इसमें W क्या रहता है, W1 इज ग्रोथ, कुछ टी टाइम के बाद में कितनी ग्रोथ होगी, ठीक है, और W0 क्या है, इनिशियली ग्रोथ कितनी थी, ठीक है, और RT क्या है, R है तुम्हारा रेट, किस रेट से ग्रोथ बढ़ रही है ना, हाँ, ग्रोथ रेट, और T क्या है, टाइम है, ठीक है, टाइम है। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल में रहता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल में, देखो अपन बोलते हैं ना, जैसे 2 का एक्सपोनेंशियल पावर, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो 2 का एक्सपोनेंशियल पावर 2, तो ऐसा यहाँ E का एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ रहती है, यानी देखो 2 की पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, 2 की पावर 2 रखो 4 आएगा, 2 की पावर 3 रख दो 8, 2 की पावर 4 रख दो 16, तो कैसा बढ़ा ना एकदम ज़्यादा, तो ऐसा एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बढ़ेंगी ये, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ने वाली है तुम्हारी, और ये इक्वेशन तुमको अच्छे से याद कर लेना है। देखो W0 समझ में आया तुम्हारे, W0 क्या बोल रहे हो, जो ग्रोथ वैल्यू, इनिशियल ग्रोथ है ना, W1 क्या बोल रहे हैं, जो टी टाइम के बाद में ग्रोथ हो जाएंगे उसको, R क्या है यहाँ पर, ग्रोथ का रेट है कि एक दिन में कितनी ग्रोथ हुई, मान लो, तो एक दिन में जितनी ग्रोथ हुई उसको क्या बोलेंगे फिर,
आर, उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल ग्रोथ से एक दिन में कितनी ग्रोथ हुई और ये इतने टाइम में, इनिशियल ग्रोथ से नहीं, मतलब जीरो ग्रोथ से। कोई ग्रोथ से नहीं, एक दिन में कितनी ग्रोथ होती है, कभी भी एक दिन में कितनी ग्रोथ है, उसको W1 बोलेंगे। हाँ, किस रेट से ग्रोथ हो रही है ना, उसको क्या बोलेंगे? W1 नहीं, उसको आर बोलेंगे, आर। W1 इनिशियली कितनी ग्रोथ थी उसको बोलते, ठीक है। चलो, आर क्या है फिर? ग्रोथ रेट। और ई क्या है? आर। टी तो बोल दिया टाइम है, ई क्या है? ई एक चीज़ रहती है कि ये क्या रहता है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम बोलते, क्या बोलते बोलो? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये पूछ लिया था ई। हालांकि अगर फिजिक्स पढ़े तो बहुत सिंपल चीज़ है, मालूम ही रहता है। LCD मुझे पूछ लिया। लॉग तो कैसे लिखते हैं अपन? लॉग एक्स ऑन द बेस ई, इसको एल एन लिखते हैं, एल एन एक्स, लॉग एक्स ऑन द बेस ई। तो ई क्या रहता? नेचुरल लॉगरिथम का बेस। अभी तो रटना ही पड़ेगा आपको, बस समझ में आया? पूरा बस ये 4-5 लाइन रटना ही पड़ेगा इससे पूछा बिल्कुल। है। अभी कुछ भी समझ में नहीं कुछ भी आने समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। वाला। एक्सपोनेंशियल का ग्रोथ ऐसा कर्व वैसा रहता है, बस इतना समझ लिया तो काफ़ी है, ठीक है। An idealized sigmoid growth curve typical of all cells in culture and many higher plant organs, है ना। तो किस लिए बोलता? आइडियल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व टिपिकल ऑफ सेल्स इन कल्चर, जैसे कल्चर में ग्रो कराते हैं उसके लिए, एंड मेनी हायर प्लांट्स के लिए एंड प्लांट ऑर्गन्स के लिए यही कर्व है, ठीक है। ये याद करेंगे, समझ में आए तुम्हारे को? आर ग्रोथ रेट, टाइम, है ना, और बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। नहीं, उसको क्या याद कर लेते है, बोलता है ग्राफ जो दिया तुम्हारे उसका है वो। जो कल्चर में सेल ग्रोथ करते हैं उनके लिए ऐसा ग्राफ आएगा। बस रूट इलोंगेशन के लिए कौन सा ग्राफ बोलेंगे तुम? अरिथमेटिक होता है। अब देखो, हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इज ऑल्सो मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू डू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। तो आर क्या है यहाँ पर? बोलते हैं ग्रोथ रेट है। कैसा ग्रोथ रेट है? रिलेटिव ग्रोथ रेट है यहाँ पर आर। हाँ, उसको स्ट्रेट लाइन। हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखो ये अच्छा, तो ये पॉइंट याद रखना है तुम्हारे को। ये पूछ सकता है व्हाट इज आर, तो ग्रोथ रेट, या फिर रिलेटिव ग्रोथ रेट भी बोलते हैं उसको। रिलेटिव नहीं, किसी के रिलेशन में देख रहे हैं अपन उसको, है ना। यहाँ पर आर तो ग्रोथ रेट बोला, लेकिन यहाँ पर हाँ, तो इसको यही रखना, तो दोनों भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों बोल सकते हैं अपन। रिलेटिव ग्रोथ रेट बोल सकते हैं या फिर ग्रोथ रेट बोल सकते हैं ना। नहीं, किसी के रिलेशन में देखेंगे ना, तो इनिशियल के रिलेशन में देखेंगे मान लो अपन, या फिर किसी दूसरे प्लांट के रिलेशन से देखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव ग्रोथ रेट, कि पहले से कितना बड़ा। अगर इनिशियल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पहले इतनी ग्रोथ थी, अब इतने से कितनी ग्रोथ हो गई, है ना, इस तरीके से। तो उसको बोलेंगे हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड ऑल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी टू प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। न्यू प्लांट मटेरियल कितना प्रोड्यूस करेगा, उस एबिलिटी क्या बोलते हैं अपन? आर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, रेफर टू एज इफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। देखो, इफिशियंसी इंडेक्स क्या बोलते हैं उसको? एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, इसको बोलते हैं रेफर टू एज इफिशियंसी इंडेक्स। मतलब इसको रिलेटिव ग्रोथ भी बोलते हैं, हाँ, एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल, रिलेटिव ग्रोथ रेट भी बोलते हैं आपको, इफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। नहीं, इफिशियंसी कितनी है, ग्रोथ कितनी होंगी, है ना, बोलते हैं, समझे ना। इफिशियंसी कितनी है, ग्रोथ रेट कितना है, तो कितनी इफिशियंसी से काम हो रहा है, कितना ज़्यादा काम हो पाएगा। अगर आर देख लेंगे तुमको समझ में आएगा स्पीड कितनी है ग्रोथ होने की। जितना ज़्यादा आर होगा उतनी स्पीड से ग्रोथ होगी, ठीक है। हैंस द फाइनल साइज ऑफ W1, W1 बोले तो हाँ, द फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज। इसलिए बोलते हैं जो फाइनल साइज है वो इनिशियल पे डिपेंड करेंगे ना, कि भाई इनिशियल जितनी थी उससे तो ज़्यादा चीज़ आने वाली है, उल्टी कभी कम होंगी क्या? नहीं होंगी। तो ऐसा बोल सकते हैं अपन, जो फाइनल साइज है वो इनिशियल पे डिपेंड करेंगी कभी। हाँ, इतना भी नहीं है, लेकिन काम किए बोले तो बस ये दो आर किसको बोलते हैं वो अच्छे से याद रखो। रिलेटिव ग्रोथ रेट और इफिशियंसी इंडेक्स बोलते हैं आर को, ठीक है। W0
इनिशियल साइज क्या रहती है, डब्ल्यू नॉट रहती है अपनी। तो तुमको अच्छे से क्या याद रखना है, आर की वैल्यू। आर को क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिलेटिव ग्रोथ रेट और एफिशिएंसी इंडेक्स। फिर ई के बारे में क्वेश्चन आ गया इससे पहले। देखो डब्ल्यू नॉट बहुत सिंपल है, कभी भूलेंगे नहीं तुम, क्या बोलते हो उसको, इनिशियल ग्रोथ। आर भी टी नहीं बोलते, टाइम ही बोलते, दोनों भी इक्वेशन में। ऊपर देखो, ऊपर एल नॉट क्या था, इनिशियल लेंथ, और यहाँ पर भी टी क्या था, टाइम था। अब बचा आर, तो आर यहाँ पर ग्रोथ रेट था, और यहाँ पर है इसके दो नाम दे दिया, एक रिलेटिव ग्रोथ रेट भी दे दिया, साथ में एफिशिएंसी इंडेक्स भी दे दिया। ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद डब्ल्यू नॉट इनिशियल साइज पर डिपेंड करेगा, तो दोनों इसमें इनिशियल पे तो डिपेंड करेगा ना कि पहले कितनी ग्रोथ थी, उसके हिसाब से आगे ग्रोथ होगी। ठीक है, चलो अभी देखो, अभी कंपेयर कर रहे हैं थोड़ा ना दोनों की साइज में, ग्रोथ में, किस में कितनी ग्रोथ हुई। तो देखो क्वांटिटेटिव बोले तो क्वांटिटी यानी जिसको गिन सकते हैं ना, क्वांटिटेटिव है ना, काउंटेबल। ठीक है, क्वांटिटेटिव यानी काउंटेबल। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन ऑल्सो बी मेड इन 2 वेज। दो तरीके से कर सकते हैं अपन क्वांटिटेटिव यानी ग्रोथ को गिनने का जो दो तरीके। सिंपल बोले तो ग्रोथ को गिनने के दो तरीके हैं, दो तरीके से अपन ग्रोथ को गिन सकते हैं। मेजरमेंट, देखो सबसे पहला मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इन कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे, एक पत्ता ले रहे, उसमें देख रहे कि यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई। एक पत्ता लिया अपन ने, जैसे देखो यहाँ पर दो पत्तों का एग्जाम्पल दिया, तो देखो ये पहला पत्ता है, इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसमें कितना बड़ा देखो 5 से 10 हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे, मान लो कि एक दिन के अंदर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया, क्या बोलते हैं अपन इसको, बोलो इसका एरिया देखो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया, तो ग्रोथ कितनी बोलेंगे, 5 से 10 बोले तो 5 सेंटीमीटर, 5, बढ़िया। जबरदस्त। इसमें देखो ज़रा 50 से 55, 5 ये भी 5 सेंटीमीटर हुई क्या नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों में ग्रोथ क्या हुई है, सेम हुई, लग रहा है ना ऐसा। तो अपन ने एक्चुअल देख लिए, क्या देख लिए, एक्चुअल देखे कि किस में कितनी ग्रोथ हुई, ये कितना बड़ा, वो कितना बड़ा, बस इसी को क्या बोल दिया अपन ने, एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्या बोल दिए, एब्सोल्यूट ग्रोथ। हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या बोलते हो, मतलब 1 मिनट में एक हिसाब से 10 है, एक दिन में देखो जैसे अपन क्या बोला, तुमने एक आम का झाड़ लिया जो कितने सेंटीमीटर का, 100, ठीक है, उसमें ग्रोथ कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तुमने आके सुना दिया 2 सेंटीमीटर ग्रोथ है, तुम इससे खुश नहीं, एक दिन में, एक दिन में। और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का छोटा सा झाड़ है, वो एक दिन में 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो तुम इससे बहुत खुश है। ठीक है, तो लेकिन देखो ग्रोथ दोनों में क्या है, सेम, इक्वल है ना। एब्सोल्यूट ग्रोथ इसी को बोलते हैं। ये तुम नहीं देखते कि शुरुआत से कितना बड़ा, बस कितनी हुई, बस कितनी हुई उसको बोलते हैं। एक रहती रिलेटिव ग्रोथ, रिलेटिव क्या देखते हैं उन्हें, रिलेटिव ग्रोथ, कि कितने पर कितना बड़ा। कैसा बोल, देखो और सिंपल समझ दो, एक देखो फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, उसने अगर बिजनेस चालू कर, बिजनेस, अब उसने 2 करोड़ रुपए का पूरा मैनेजमेंट वगैरह लगा के बस इन्वेस्टमेंट करा, उसने दुकान लगाया बढ़िया से। अब उसको दिन भर में धंधा हुआ 100 रुपये का, कितना हुआ, 100 रुपये। अब एक दूसरा इंसान है, उसने 100 रुपये की दुकान लगाया, उसको धंधा हो गया 100 रुपये। तुम सिंपल ये बताओ फायदा किसको ज़्यादा, इसको, बस। हालांकि धंधा दोनों का, धंधा क्या हुआ बोले दोनों का, मुनाफा कितना हो दोनों को, सेम, इसको भी 100 उसको भी 100, आया कि नहीं है। लेकिन तुम्हारे नज़र में किसका ज़्यादा फायदा हुआ, 100 रुपये वाले का। उसके तो पैसा ज़्यादा डबल हुए ना यार, उसका पैसा क्या हुआ, डायरेक्ट डबल हुआ, और इसके पैसे क्या हुए, 1 करोड़ पे 100 रुपये कोई गिनती भी है, ऐसा है। तो जब तुम एब्सोल्यूट ग्रोथ चेक करते तो तुमको बस एक डाटा मिलता कितनी ग्रोथ हुई बस। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ वो ग्रोथ रहती है जो हकीकत में तुमको बताती है कि किस प्लांट में ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ हो रही। अब बोलो क्या तुम बोल सकते किसका धंधा ज़्यादा चल रहा है, इसका 100 वाले का। 100 रुपये का दुकान डाला तो सोचो 100 रुपये कमा लिया, तो अगर 1 करोड़ डालते हो डायरेक्ट 2 करोड़, 10 करोड़ की डालता हो डायरेक्ट 20 करोड़, ऐसा है। समझ रहे ना बात तुम। तो रिलेटिव समझ में आ रहा, तुम रिलेशन में देख रहे यानी सामने वाले के उसके पहले जितनी थी उसके रिलेशन में देख रहे कि उसकी ग्रोथ पहले थी। तो अब सोचो कि जिसकी 100 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर बढ़ी, क्या बढ़ी उसकी ग्रोथ,
हाँ 100 से 150 हो जाती, 200 हो जाती तो अलग बात थी। अब इसकी 2 से 4 हो गई ग्रोथ। 2 से कितनी होना था? 2 से इतनी डायरेक्ट बढ़ना था कि नहीं? थोड़ी सी बढ़ना था। लेकिन उसकी तो 100 थी, उसकी बढ़ना था 200 डायरेक्ट। इसकी जैसे 2 से 4 हुई तो उसकी 100 से 200 होना था, तब दोनों इक्वल रहता। लेकिन उसकी 100 से 102 हो रही है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा, और ये डायरेक्ट 2 से 4 बढ़ जा रहा। समझ में आया? तो ग्रोथ किस में ज़्यादा हो रही फिर बोलो? 2 से 4। 2 से 4 वाले। तो 2 तरीके मेजर करने के। एक तो जैसे तुमने मेजर करे थे, मैंने कारोबार की बात करा, तुमने बोले इसका भी धंधा 100 रुपये का हुआ, इसका भी धंधा 100 रुपये का हुआ, दोनों का धंधा सेम हुआ। तो ये है बस तुमने पूछे भाई धंधा कितना हुआ, तुमने 100। लेकिन तुमको पूछा गया कि किसका धंधा ज़्यादा हुआ रिलेटिव में, तो फिर तुमको रिलेटिव चेक करना पड़ेगा, यानी कितने पर कितने का धंधा हुआ उसके रिस्पेक्ट में। हाँ, उसके पास में कितना रहा, उसने इन्वेस्ट कितना करा, उसके ऊपर कितना हुआ, यानी इनिशियली उसके पास कितने पैसे थे, उस पर उसको कितने का मुनाफा हुआ। समझ रहे ना? फिर तुम वहां से फील आएगा कि किसका ज्यादा फायदा हुआ कर, किसमें ज्यादा ग्रोथ हुई। एक दिन में 5 सेंटीमीटर ये भी बढ़ जा रहा है, ये भी बढ़ जा रहा है, एक दिन में 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये होगा यार एब्सोल्यूट ग्रोथ। हाँ, इनिशियल ग्रोथ मतलब पहले कितनी, पिछले इनिशियल के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। मेजरमेंट एंड कहाँ देखो, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ। बस तुम क्या बोल रहे, टोटल पैसे कितने आए तुम्हारे पास, टोटल धंधा कितना हुआ, 100 रुपये 100 रुपये, बस बाकी कोई चीज़ से मतलब है नहीं। एक दिन में कितना धंधा हुआ तुम्हारा, 100 रुपये हुआ, ठीक है ना? तो तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते बोले उसको? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस। अब देखो, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस, एग्जाम्पल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ है। इनिशियल से कंपैरिजन करके बता रहे तुम कि इनिशियल पर इतनी ग्रोथ है, जैसे 5 सेंटीमीटर पे और डबल 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो ग्रोथ कितनी हुई बोलो? 5 पे 5 बढ़ा तो डबल का है ना, डबल का हो रहा है ना। हाँ, जैसे बोलो 5 था, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर ग्रोथ हो गई, तो बोलेंगे डबल की ग्रोथ है ना, साइज डबल हो जाएगी इधर। लेकिन पहले हाँ, अब देखो 5 से 10 हो जाएगी, इसका मतलब 10 से 20, 20 से 100 ऐसा। जो अपन पिछले रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं ये रिलेटिव ग्रोथ होगा। हाँ, इन्हें अपन बोल रहे हैं कि 5 पे 5 ग्रोथ है, इसका मतलब डायरेक्ट 5 से 10 हो गया। 5 रुपये 5, पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था अपने पास में पत्ते की साइज, अब डायरेक्ट वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब डायरेक्ट क्या हुआ, डबल हुआ। लेकिन 55 से या फिर 50 दिया गया, 55 दिया, देखो 50 से 55 हुआ, सोचो 50 से क्या हो। देखो इसको देखो तुम यहाँ पर, तुमको देख समझ में आए, देखो क्या बोल रहा मैं, 10 सेंटीमीटर 5 था पहले इनिशियली, 10 हो गया, इसका मतलब कितनी ग्रेट है तुम्हारा? 2 का। 10/2 की 10/5 कितने? 2। अब 55 देखो, 50 था पहले, 55 हो गया, देखो करो मल्टीप्लाई, 5 से काटो उसको, 11, तो कितना? 1.1। ग्रोथ रेट कितने का रहा? समझ में तो देख लो, समझ रहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? अभी एग्जाम्पल हमने आता था उससे, पूछे नहीं पूछे पूछ की मर्जी। देखो डिवाइड करना, देख लो क्या है, 55 है ना अपना, और ये देखो ये 50 है, तो डिवाइड कैसे करेंगे? 5 से काट दो, 5 का पार्ट, और ये काट दो 11, है ना, और 1.0 आ जाएगा। तो तुम बोलो ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी? उसकी 2 और इसकी 1.1। उसकी डबल है, एक से डायरेक्ट डबल हो रहा, और ये डबल नहीं हो रहा, एक से बस 0.1 बढ़ रहा है। क्या हो रहा? 0.1 बढ़ रहा है, ऐसा। समझ रहे भाई? देखो अगर 50 लिए तो तुम्हारा 50 लिए तो 55 होगा, 100 लिए तो 110 होगा, 1 लेंगे तो 1.1 होगा, 2 लेंगे तो 2.2 होगा, इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। समझ रहे बात? तो अगर ये भी 5 सेंटीमीटर देखो, यानी फील ऐसा देखो इसका, अगर देखो ये 5 सेंटीमीटर था, डायरेक्ट इसका डबल हो गया। ये 5 सेंटीमीटर था तो इसका क्या हुआ? डायरेक्ट 2 गुना हुआ। लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर होता तो सोचो कितनी ग्रोथ होती फिर। देखो 5.5। हाँ देखो, ये देखो 55 से ऐसा देख सकते तुम इसको, 55 से 50 से कितनी हो रही? डायरेक्ट 55 हो रही है ना। तो देखो 5 से कितनी होगी, तो x मान लो इसको, ठीक है, इस 5 को उधर लेके चलिए मल्टीप्लाई, तो कितनी हो रही? 5.5। सोच रहे कितनी कम हो रही? वो 5 से डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर हो रहा, और ये 5 से सिर्फ 5.5 हो रहा। तो बोलो अब किसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है? हाँ, छोटे। फील आ गया पूरा? कैसा देगा पूरा चेक करे, बस इनिशियल से उसको कंपेयर कर लिए कि उसका कितनी थी ग्रोथ, उससे कितनी ग्रोथ है।
तो 5 से 10 ऐसा धंधा ही बोल दो ना, उसको ग्रोथ भी क्या बोलते हैं अपन, कारोबार बोलते हैं। मुनाफा कितना हुआ पहले पे 5 रुपये का बिजनेस डाले अपन ने, अपने को 5 का फायदा हो गया, तो टोटल कितने रुपये का अपने को, 10 रुपये हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, पैसा डबल हो गया अपना, ठीक है। फिर 50 रुपये का बिजनेस डाले, बिजनेस कितना लिए 50 का, उस पर मुनाफा कितना हुआ 5 रुपये। तुमको कंपेयर समझ में आ रहा, कब मुनाफा ज़्यादा हुआ बोलो, 5 से 10 में ज़्यादा पैसा आएगा अपने पास, रेट ज़्यादा है ना। चलो बस यही चाहिए। तो जब तुम सिर्फ इसकी बात करते हो मुनाफा कितना हो, तुमको मैटर नहीं कि पहले कितने पर हुआ, तो उसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट। और जब इनिशियल पैरामीटर से देखते हैं अपन, कंपेयर करते पहले कितना था और अब कितना हुआ, हाँ उसको बोलते हैं रिलेटिव। बस ये 2 की पॉइंट पकड़ो तुम, कौन से, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यानी इसमें रिलेटिव का कहीं से आ रहे नहीं, इनिशियल कितना था उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट। टाइम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस। अब देखो, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम, यानी दोनों को अपन क्या करें, देखो इसको भी गिने, और गिवन क्या बोलेंगे उसको, ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस, और उन दोनों में से एकदम एक कॉमन बेसिस मान के उसको अपन ने क्या करें, एक कॉमन बेसिस लेके उसको कंपेयर करें। कॉमन बेसिस क्या लिए, उसकी इनिशियल, हाँ, यानी इसका भी इनिशियल देखे, इसका भी इनिशियल देखे, तो दोनों का इनिशियल देखकर बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर वो रिलेटिव, क्या हो जाएगा बोलो, रिलेटिव। अपन ने देखे कि कुछ टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसकी और इसकी पहले से कितनी ग्रोथ थी, उसके ऊपर फिर ग्रोथ चेक करें उसे, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, रिलेटिव। तो रिलेटिव आने के लिए तुमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों के लिए कुछ ना कुछ कॉमन बेसिस रखना पड़ेगा तुम्हारा, हाँ इनिशियल पैरामीटर या फिर कॉमन बेसिस कुछ रखो, उसके बाद में चेक करो ग्रोथ, ठीक है। वही कॉमन बेसिस क्या है तुम्हारा, इनिशियल पैरामीटर, कि इनिशियली उसकी ग्रोथ देख लो, उसके ऊपर देखो फिर कितनी ग्रोथ होती है। इनिशियल पैरामीटर वो क्या है, सबसे मेन उसमें इनिशियल पैरामीटर। तो देखो अगर तुम्हारे इनिशियल पैरामीटर दिख गया डेफिनेशन में, या फिर कॉमन बेसिस दिख गया डेफिनेशन में, तुम क्या बोलेंगे ऐसे ग्रोथ को, रिलेटिव ग्रोथ। हाँ तुम तो न्यूमेरिकल ग्रोथ कम पूछेंगे इस पे, तुमसे ये पूछ लेना डेफिनेशन, क्या बताओ इसमें से कौन सी रिलेटिव ग्रोथ की डेफिनेशन है, इसमें से कौन सी एब्सोल्यूट ग्रोथ की डेफिनेशन। एब्सोल्यूट में नो टेंशन अबाउट पहले क्या था, रिलेटिव में बगैर पहले क्या था तुम बोल ही नहीं पाएंगे। रिलेशन कैसे निकालेंगे दोनों में, ग्रोथ तो दोनों की सेम दिख रही, उसने 1 करोड़ रुपए 2 रुपये कमाया, इसने 10 रुपये 2 रुपये कमा लिया, दोनों की ग्रोथ सेम दिख रही, लेकिन है क्या एक्चुअल में सेम, कॉमन बेसिस लेना, हाँ कॉमन बेसिस लेना पड़ेगा। और वो कॉमन बेसिस क्या होगा तुम्हारा, इनिशियल पैरामीटर, हाँ इनिशियल पैरामीटर। और मतलब कॉमन बेसिस में कुछ भी ले सकते हो ना, वेट ले सकते हो उसका, हाँ ऐसा कुछ, ऐसा अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि भाई इनिशियल ग्रोथ ही ले लिए, मिड की ग्रोथ ले सकते हो तुम, कि भाई इतने टाइम पर, ऐसा कुछ होंगे अलग अलग, लेकिन उसने एक जनरल बात बोली है कॉमन बेसिस, लेकिन सबसे अच्छे से अपने दिमाग में जो बैठ रही वही है इनिशियल पैरामीटर। अपन इतना बेहतर रखे, कॉमन बेसिस बोले तो इनिशियल पैरामीटर, बात खत्म, ठीक है। चलो, इट्स कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। फिगर 13.7, 2 leaf A and B are drawn that are of different sizes but shows absolute increase in area in the, देखो in the given time to give leaf। देखो दोनों भी, यानी एक दिन में दोनों भी 5-5 सेंटीमीटर बढ़े, जो पहले से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का था वो भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ा, और जो पहले से 5 का था वो भी 5 से बढ़ा। दोनों की एब्सोल्यूट ऐसा पूछ लेंगे तुमको, वो देखे ये दोनों का पत्ते का दे देगा और बोलेगा बताओ इनकी कौन सी ग्रोथ सेम है, हाँ, या फिर पूछ लेंगे बताओ इनकी कौन सी ग्रोथ डिफरेंट है, या फिर पूछ लेंगे बताओ इनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ निकाल के दिखाओ, 5-5। रिलेटिव ग्रोथ निकालेंगे क्या क्या ये बोलो, इसकी कितनी आई थी, 2 आई थी, इसकी 2 आई थी, हाँ इसकी 2 आई थी, इसकी 1.1 आई, याद रखना, ये लिख लेना लगेगा तुम्हारे पास। रिलेटिव ग्रोथ इसकी 2 आई थी, इसकी 1.1 आई थी, इनिशियल 5 में, ठीक है। तो A and B are drawn, A and B are drawn that are of different sizes, दोनों भी अलग अलग साइज के हैं, शुरुआती लेंथ अलग अलग है, but shows absolute increase in area in the same given time to give leaf, लेकिन दोनों भी absolute growth का दिखा रहे, एकदम सेम दिखा रहे। A dash B dash, however one of them show much higher relative growth rate। किसका relative growth rate ज़्यादा बताओ, छोटे वाले का, which one and why। अब तुमसे पूछ लिया क्यों और कैसा, तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से।
चलो ये ग्रोथ का टेंशन खत्म हो। अगर यहाँ पर रिलेटिव पूछ लिया तुम्हारे को तो तुम 5 नहीं बोल सकते, यहाँ 5 है यहाँ 5। हाँ एब्सोल्यूट पूछा तो तुम बोलो यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5, लेकिन अगर तुमको रिलेटिव पूछा तुमको बोलना पड़ेगा 10। देखो 5 में 10 हो गए ना, 10 सेंटीमीटर, 10/5, 10 इनिशियली कितना था 5, तो कितना निकल रहा है 2, और ये 55/50, ये कितना निकल रहा है 1.1 ऐसा। तो ये बोलना पड़ेगा 1.1 यहाँ पर, ये 2 है ग्रोथ। हालांकि 2 1.1 हुई कि उसकी साइज बस नहीं, लेकिन ग्रोथ का एब्सोल्यूट रिलेटिव ग्रोथ इतनी है उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा पॉइंट। अब देखो कंडीशन फॉर ग्रोथ चालू हो गया, इसके बाद में फिर अपना डिफ्रेंशिएशन ये सारा जो थोड़ा पड़ी हुई है अपना। देखो कंडीशन ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन है बोलता है, ठीक है ना। तो why do you not try to write down what you think and are necessary conditions for growth। तेरा बोला क्या कंडीशन होना चाहिए ग्रोथ के लिए। अगर तुमको कोई चीज़ ग्रो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, जब प्लांट ग्रोथ कराना है क्या करना पड़ेगा उसको। फोटोसिंथेसिस करने में लाइट जरूरी है। हाँ बढ़िया, लाइट है और वाटर न्यूट्रिएंट बढ़िया है ना, ये कॉमन चीज़ है। चलो द लिस्ट में हैव, देखो लिस्ट में क्या क्या हो सकता है बोलते, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एज वेरी इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाय, अब ये कुछ चल नहीं रहा है, इसको याद नहीं करना है, वो सिंपल चीज़ है ना, इसमें कुछ रटने का नहीं है। तो देखो तुम्हारा इंपॉर्टेंट कहाँ से कहाँ तक के था, यहाँ से जो चालू हुआ तुम्हारा इंपॉर्टेंट यहाँ से तो यहाँ तक के, ये चीज़ें पूछी जा सकती है तुम, है ना। कहाँ से, यहाँ से, ये ग्रोथ से। इससे पहले सारा बकवास करा उसने, इससे पहले सारी बकवास बातें दी, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ इतना इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से लेकर तो कहाँ तक के, यहाँ तक के। अब यहाँ से थोड़ा और सारी फालतू बातें चालू हुई, फिर यहाँ से यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल है, फिर यहाँ से और अच्छे से अपना सबसे काम का पॉइंट चालू हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो अभी थोड़ा चीज़ थोड़ा थेरी है, देखते चलो बस। ठीक है, द प्लांट शोज, द प्लांट सेल्स शो इन साइज, grow in size by cell enlargement which in turn requires water। The plant cells grow in size by cell enlargement। तो प्लांट का सेल जो साइज में बढ़ता है वो किस तरीके से बढ़ता है बोलता, इलॉन्ग होके ना, इनलार्ज होके, बढ़कर, उसमें उसको फूल कर बढ़ता है। सीधा बोले तो प्लांट का सेल फूलेगा तो साइज में बढ़ेगा, प्लांट का सेल फूलेगा तो साइज में बढ़ेगा। और फूलने के लिए क्या चाहिए उसको, पानी, बड़ा बना होने के फूलने के लिए, तारीफ होने का उसको फूलने के वास्ते, उसको तारीफ नहीं होना फूलने का, उसको पानी होना फूलने का। ठीक है, चलो विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर। तो इनलार्जमेंट के लिए, फूलने के लिए क्या चाहिए उसको, वाटर। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, यही होता है। टर्जिडिटी नहीं होता, फूलना ही होता। ठीक है, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ, यानी फूलेगा तो बढ़ेगा, फूलेगा तो बढ़ेगा साइज में। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता, फूलना होता। ठीक है, दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली रिक्वायर लिंक टू द वाटर। प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट किससे, पानी से जुड़ा हुआ है। बगैर पानी के नहीं प्लांट का ग्रोथ हो सकता, नहीं डेवलपमेंट हो सकता है। स्टेटस ऑफ द प्लांट, प्लांट के वाटर स्टेटस पर डिपेंड करता है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ। वाटर क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी करता है। ठीक है, मीडियम भी है ना, तो मैं मीडियम कैसा है तो, ठीक है, मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ। ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी इसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। ऑक्सीजन एनर्जी निकालने में मदद करता है उसमें से। न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो खाना पानी है, ग्लूकोज सारा न्यूट्रिएंट है ना, अमीनो एसिड, वो सारा बॉडी बनाने के अंदर, उसकी साइटोप्लाज्म बनाने के अंदर, और साथ में फिर एनर्जी निकालने के लिए, खाने के लिए। तो कुछ चीज़ों को डाइजेस्ट करके एनर्जी भी तो बनाएगा काम करने के लिए। In addition, every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth। हर प्लांट के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है, जिसे अपन पढ़े C3 C4 में पढ़े थे अपन, है ना, कि हर प्लांट के लिए एक टेम्परेचर रहेगा। ऐसा नहीं है कोई भी झाड़ कहीं पर भी ग्रो करता है, अपने यहाँ पर सेब के झाड़ लगेंगे, नहीं लगते।
शिमला में लगेंगे क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बढ़िया है उसके लिए, कश्मीर में लगेंगे। लेकिन तुमने बोले खजूर लगा देंगे अपने आप, वो लगा सकते हैं उतने अच्छे से, अपन कुछ नहीं लगा सकते। काजू के झाड़ तो अपन तो काजू ही पेड़ देंगे लगाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा, क्या रहेगा। अब वो लोग गेहूँ नहीं लगा सकते, वो लोग भुट्टा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इतनी सर्दी है वहाँ पर, भुट्टा गेहूँ नहीं लगेगा वहाँ, मेथी की भाजी लगेंगी वहाँ, नहीं लगेगी, समझ में आ रही है बात, वो अपने आप पर लगेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर हर प्लांट के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है बोलते हैं, जहाँ पर जो टेम्परेचर है उस हिसाब से प्लांट ग्रो करेंगे वहाँ पर। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज, इस रेंज से कुछ भी डेविएशन हो, यानी तुमने पानी की कमी कर दी है, या ऑक्सीजन की कमी हो गई, या उसको खाद नहीं मिला बराबर, या फिर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, या फिर टेम्परेचर बराबर नहीं मिला, तो फिर तुमको ग्रोथ में फ़र्क दिखेगा। कुड बी डिट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल, उसके सर्वाइवल के लिए खतरा हो जाएगा, है ना। उसके वजूद के लिए क्या बन जाएगा, फिर वो खतरा बनेगा। यानी इन सारी चीज़ें, जो चीज़ें जैसे तुम्हारे को जो चीज़ ज़रूरी है, तो सांस, हवा, पानी, खाना, सारी चीज़ ज़रूरी है कि नहीं अपने को टेम्परेचर पे। अब इसमें जैसे दुबकाला आ जाता तो अपने रहना मुश्किल हो जाता गर्मी की वजह से, तो अपन कूलर लगा लेते। सर्दी आती, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता तो अपन क्या लगा दे, फिर एकदम हाँ स्वेटर वगैरह पहन लेते। तो इन सारी चीज़ों में तो जो भी अपने को दिक्कत आती है, फिर वो अपने सर्वाइवल में तकलीफ डालती है ना, मुश्किल होता है उससे सर्वाइवल, जिंदा रहना। तो अपन उसके लिए हल ढूंढते। तो इसी प्लांट का भी है, उसके खाने, पानी, हवा, इसमें जो भी कमी होगी उसके लिए उसका सर्वाइवल क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases. तो लाइट, सूरज की रोशनी और ग्रेविटी भी बोलते कहीं कहीं क्या करती है, उसको अफेक्ट करती है ना। ग्रेविटी बोलते ज़मीन अच्छे से पकड़ के रखेगी, मजबूती रहेंगी, जैसे रूट वगैरह को अंदर जाने के लिए मदद मिलेगी फिर उससे, है ना। ग्रेविटी कैसे करेंगी, जैसे पानी क्या है, पानी ज़मीन के अंदर ही है ना, तो ग्रेविटी तो रूट को खींचती है। ग्रेविटी क्या करती है, रूट को अपनी तरफ अंदर खींचती है, इससे पानी तक पहुँच पाते हो, ऐसा समझे बात। अब चलो ये देखो, ये भी पैराग्राफ ऐसी है। द सेल्स डिराइव्ड, देखो अभी क्या अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, तुमको पहले से मालूम है सारी चीज़ें। हाँ ये फ़ायदा है इसका, अपन ने जो पढ़ लिया ना वो एनाटॉमी, उसका पढ़ने में फ़ायदा था। क्या अपन ने पढ़े सबसे पहले डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, उसके कुछ एग्जाम्पल लग देंगे बस, है ना, पढ़े हुए अपना। द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट। एंड देखो जो एपिकल मेरिस्टम के सेल है वो क्या होंगे, वो तो मेरिस्टमेटिक डिवाइडिंग सेल है। तो वो क्या होगा डायरेक्ट, जब वो ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करने के बाद में क्या होते हो, मैच्योर होते हैं, तभी तो प्राइमरी सेल बॉडी बनती है अपनी, है ना। तो कोई भी मेरिस्टम के से हो, सेल हो, चाहे एपिकल मेरिस्टम के हो, चाहे फिर लैटरल यानी कैम्बियम के हो, हाँ रूट शूट के दोनों भी, ठीक है। रूट शूट क्या आ रहा है, एपिकल में आते हैं, और ये कैम्बियम क्या में आता है, लैटरल में, ठीक है। डिफरेंशिएट, वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ही करते हैं ना, कि ये डिवाइडिंग है तो अब डिफरेंशिएट करेंगे। एंड मैच्योर, नीचे छोड़ते जाएंगे और फिर एक मैच्योर, ये भी डिवाइडिंग है। तो अब ये जब मैच्योर होने करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको, डिफरेंशिएट करके ही तो मैच्योर बनने वाले हो। एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो इनके सेल जब भी मैच्योर होना चाहते हैं तो उसको अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, क्या कराना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन मतलब तो उसको काम दे दिया गया, क्या दे दिया गया, काम दे दिया, है ना। अभी डिवाइडिंग था, अब उसको काम दे दिया, अब वो डिवाइड नहीं कर रहा, अब वो एकदम परमानेंट हो गया, क्या हो गया, परमानेंट हो गया। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। बस मैच्योर बनने के काम को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे तुम्हारे को अब तुम घूम रहे थे उधर फालतू भी, है ना, लेकिन फिर बाद में क्या बोले तुम्हारे को, एक काम दे दिए कि भाई काम कर, भाई कहाँ घूम रहा फालतू है, सब पागल जैसा, एक काम करो, चल तो ये दुकान संभाल, डाल दे चाय की टपरी अपनी, तो क्या होगा, अपने को काम मिल गया, अपन क्या हो गया, मैच्योर हो गया। जब तक खाली घूम रहे थे उधर क्या थे अपन, इमेच्योर थे। अब जैसे काम दे दिया गया मैच्योर, तो ऐसी सेल का भी है, जब तक डिवाइडिंग है इसका मतलब इमेच्योर है। जैसे इसको एक पर्टिकुलर काम दे दिए, उसे आप कोई डिवाइड नहीं करने का, इधर उधर कहीं भटकने का, डायरेक्ट ही काम करो खामोशी से, परमानेंट हो जाओ, काम करो, तो उसको किसको बोलेंगे अपन, डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब जब तुमको काम दे रहे तुम्हारे में स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे ना, फालतू इधर उधर घूमेंगे तुम, अब कभी भी उठ रहे 12 बजे 9 बजे 11 बजे तो करेंगे नहीं, अब तो दुकान लगाने का है तो फजर में उठेंगे फ़ौरन, या फिर थोड़ा जो भी टाइम रहेगा तुम्हारा दुकान का 11 बजे से 9 बजे से। अब चाय की दुकान लगाएं तो चाय की दुकान तो चलती सुबह में, तुम 12 बजे उठ के गए तो क्या बोलेंगे तुम्हारे को, किसको भी ला रहे बोलेंगे चाय तो ऐसा है, तो तुमको सुबह उठ के जाना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और इसी तरीके से जब सेल भी डिफरेंशिएट होता है उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है।
जिस तरीके का काम है उस तरीके से अपने को ढालना पड़ेगा उसको। यानी उसको दे दिए काम के भाई तुम एक काम करो, तुम सैनिक बन जाओ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दो, सारी चीज़ों से बचाओ, तो फिर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि नहीं। अब आर्मी में जा रहा है इंसान, उसको आर्मी का काम दिए तो वो ऐसा जाएगा कि उठ के, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फिट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सेल का है, सेल को जिस तरीके का काम देंगे अपन उस तरीके से उसको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरली डेवलप करना पड़ेगा। बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म, तो दोनों जगह पर देखो, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म अ ट्रैकरी एलिमेंट्स, आगे हो, टू फॉर्म अ ट्रैकरी एलिमेंट्स द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। देखो ट्रैकरी एलिमेंट बनने के लिए अपन ने पढ़े ना ट्रैकिया, हाँ अपन ने पढ़े ना, कौन से पढ़े, जाइलम फाइबर पढ़े, जाइलम पैरेन्काइमा पढ़े, जाइलम वेसल पढ़े और एक ट्रैकिड्स पढ़े। तो ट्रैकिड्स तो डेड रहते, अब वो सेल जो है वो तो लिविंग से ही बनकर आए ना, तो पहले अपन ने उसको मार कर क्या कर दिया, डेड कर दिया, मार कर बोले तो उसमें सारी चीज़ें निकाल दी, बस प्रोटोप्लाज्म निकाल दी तो डेड बन गया वो। जैसे आरबीसी बनाते हैं, सब कुछ खाली करके आरबीसी बनाते, तो ये बात बोल रहा हूँ। तो उसको मैच्योर बनने के लिए उसमें स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ा ना हमारे को, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो जब वो अपना प्रोटोप्लाज्म देगा तभी जाकर वो डिफ्रेंशिएट हो पाएगा, बोला है ना। स्ट्रक्चरल चेंज समझा रहा हूँ, कैसा स्ट्रक्चरल चेंज आता। फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म अ ट्रैकरी एलिमेंट्स द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। तो ये सारी चीज़ें आएंगी तभी वो क्या बन पाएंगे, अच्छा ट्रैकरी एलिमेंट बन पाएंगे। क्या क्या आना देखो, सबसे पहले उसका प्रोटोप्लाज्म गायब, पूरा अंदर से खाली खोखला हो जाएगा। उसके बाद में दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत इलास्टिक, देखो वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक। उसके बाद देखो लिग्नो सेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल, लिग्निन और सेल्यूलोज से बनी हुई। लिग्निन क्या करता है, लिग्निन इज अ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो पानी को पकड़ने में मदद करेगा। क्या करेगा, पानी को चिपका के रखेगा, पानी को खींच के रखेंगे। यानी पानी कम भी है ज़मीन में तो जितना ही पानी आएगा उसको पकड़ के रखेंगे, एकदम पानी रिपल नहीं करेगा, पानी को पकड़ के रखेंगे। जैसे लकड़ी कैसे पानी को पकड़ के रखती है, थोड़ा भीगा भीगा रहता, उस तरीके से क्या करेगा, लिग्निन, ठीक है। टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस, जिससे पानी दूर तक के ऊपर तक जा सकता है। आगे बात समझ। ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एक्सट्रीम में बहुत सारे टेंशन में, यानी जब पानी बहुत कम है टेंशन में, तो तुम टेंशन में नहीं है, अब तुम्हारे बहुत टेंशन आएगा तब की बात नहीं है। प्लांट टेंशन में मतलब कब, जब पानी की कमी है तो प्लांट को टेंशन आएगा, तो उस टेंशन में भी क्या करेंगे, यानी सीधी बात, वाटर की कमी हो जाएगी ना तब भी वो पानी को अच्छे से पकड़ रख पाएंगे, तभी पानी पहुंचा पाएंगे, ठीक है। ट्राई टू को रिलेट द वेरियस anatomical features you encounter in plants to the functions they perform। अब तुम क्या करो बोले, कोशिश करो, the various anatomical features you encounter in plants to functions they perform। अब तुम देखो जैसे प्लांट के अंदर, जैसे देखो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पड़े अपने लीफ में, एपिडर्मिस के सेल पड़े। अब एपिडर्मिस में प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वहाँ के सेल एकदम कैसे रहते, पैक रहते पूरे ना, ताकि एकदम तुमको प्रिवेंशन मिले, प्रोटेक्शन मिले। फिर बात कॉर्टेक्स के सेल पड़े अपन ने बताया, पानी जाने के लिए थोड़ी बीच में इंटरसेल स्पेस होना है ना, वो एकदम कड़क हो जाएंगे। हाँ, इसका मतलब उसको जैसा काम करना है ना वैसा दिखता है, सेल का स्ट्रक्चर वैसा है जैसा उसको काम करना है, जिस तरीके से उसको काम दिया गया उस तरीके से उसका शेप दिखेगा तुम्हारे लिए। जैसे अगर उसको पानी पहुंचाना है तो ट्यूब बन जाएगा, लेकिन वही उसको पानी को डिटेक्ट करेंगे पानी में क्या है, तो फिर वो प्रोटोप्लाज्म एंडोडर्मिस है ना, सुबेरिन डिपोजिशन कर लेंगे अपने अंदर, ऐसी बात बोलो। पढ़ी लेते ना पूरा इतना है ना।